नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन आज आपको पीएमजीपी लोन, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा लोन की जो नई गाइडलाइंस हैं 2022 की, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इस वीडियो को दोस्तों मैंने 2 पार्ट में बनाया है। कुछ पॉइंट आज डिस्कस करे हैं, कुछ पॉइंट अगली वीडियो में। लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कई सारे पॉइंटों को लेके, वो भी आज मैंने इसमें कवर करे हैं। अगर आप मेरी वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए लोन का 50% काम आज आपका हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों पहले पॉइंट से, जो पीएमजीपी लोन, मुद्रा लोन या स्टैंड अप इंडिया सभी में काम आएंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा, यानी कि लोगों को जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बात करता हूँ, लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो लोग कहते हैं सर हमें ना 5 लाख का लोन चाहिए, 6 लाख का लोन चाहिए, 4 लाख का लोन चाहिए। और मैं पूछता हूँ कि भैया आपको चाहिए किस लिए। मुझे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ठीक से बता पाते हैं कि हमें चाहिए किस लिए। उसके बारे में बताऊँगा कि जब कभी भी आप लोन के बारे में बात करें तो ये वर्किंग जरूर कर लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे पीएमजीपी के लिए है, चाहे स्टैंड अप इंडिया या फिर मुद्रा लोन के लिए भी। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं किसी और से तो भी इस बारे में ध्यान रखिए, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है वो तो आपके कहने बना देगा और बोलेगा आपने जो कहा था जी मैंने कर दिया है। अब आप देखिए, आपको पहले से ये पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट और कॉस्ट वर्सेस सेल्फ कंट्रीब्यूशन। जब कभी भी मैं बात करता हूँ कि मुझे लोन लेना है तो दोस्तों हमेशा प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करनी चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट से मेरा मतलब है कि अगर मेरा टोटल प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है और मुझे सिर्फ 5 लाख का लोन चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत ही और फिगर ली है ताकि आपको याद रहे, और 95 लाख में अपना लगाऊंगा तो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 करोड़ की बनेगी हमेशा। मैं बैंक के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 करोड़ की दूंगा, ना कि 5 लाख की। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर हमें 5 लाख का लोन चाहिए, हमें 5 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दीजिए ताकि पैसे कम लगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार है और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों एक होती है लैंड वैल्यू, यानी कि 2 बातें हो सकती हैं। लैंड आपकी अपनी हो सकती है, या आप किराए पे ज़मीन लोगे, या आपके फादर पेरेंटल की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके लिए तो कभी कहीं कोई बात होती ही नहीं है, यानी कि आपको किसी भी केस में लैंड खरीदने के लिए कहीं भी कोई लोन नहीं देगा, किसी भी केस में। लेकिन उसके ऊपर अगर वर्क शेड बनाना है तो आपका ये काम हो सकता है, यानी कि ये लोन कंपोनेंट का पार्ट है, आप ऐड करोगे। मैं मान के चलता हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप लगाना चाह रहे हो, मैं किसी भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, नेल मैन्युफैक्चरिंग मान लेता हूँ मैं। तो नेल मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख का बनाना है, तो नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक वर्कशॉप लगाना पड़ेगा, जो भी जगह है, किराए पे ली होगी तो भी, नहीं ली होगी तो भी। हो सकता है रेंट पर हो तो पूरा पूरा ही खर्चा ही ना हो, लेकिन रेंट पे नहीं है या रेंट पे लिया है, शायद नहीं बना हुआ है, आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पे। यह आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। दूसरा है मशीनरी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स, वो भी आपको लोन के पार्ट में ऐड करना होता है। ये मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। मान लेते हैं ये है 5 लाख का मेरा, जो बनाऊंगा मैं, ईंट दीवार जो भी लगाऊंगा, दीवार बाउंड्री तरफ गेट लगाऊंगा, 5 लाख खर्चा नेल मैन्युफैक्चरिंग में ये आएगा। मशीनरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख की मेरी मशीनरी आएगी, एग्जाम्पल के लिए मेरा ये हो गया 15 लाख रुपए का। वर्किंग कैपिटल, फिर मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए। ये मेरा कैश क्रेडिट हो सकता है, ओडी हो सकती है, ओडी सिक्योर भी हो सकती है, अनसिक्योर, दोनों तरह की मिल सकती है, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। ये मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए सिर्फ 5 लाख की। इसमें क्या हो गया, मेरा मटेरियल आ गया, सैलरी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जो भी खर्चे आपके होंगे आपको 1-2 महीने 3 महीने की वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एस्टिमेट जब हम प्रोजेक्ट पर बनाते हैं तब बनाते हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से आपको मानता है। चलिए मैं इसको 15 मान लेता हूँ ताकि हमारा पूरा 25 हो जाए, 15 5 20 और 5 25। इस हिसाब से मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख की बनेगी। अगर मैं सर्विस में होता, यानी कि मैं अगर साइबर कैफ़े खोल रहा हूँ, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ या जिम खोल रहा हूँ, तो 10 लाख तक मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। यहाँ मैं बार बार जोर दे रहा हूँ प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, मैं यहाँ पे लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि जब मैं बिजनेस करूँगा तो मुझे टोटल पैसा कितना चाहिए, मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है कितनी, 25 लाख और 10 लाख। क्योंकि मैं पीएमजीपी को थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिमिट 25 लाख की रखी मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख की रखी है सर्विस ट्रेडिंग में। स्टैंड अप इंडिया में जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 2 करोड़ तक का भी है, 10 करोड़ का भी है अगर पुराना बिजनेस है तो। मुद्रा लोन है तो उसमें 10 लाख है, 2 लाख है, अलग अलग है, वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्ले लिस्ट पीएमजीपी की अलग है, मुद्रा लोन की अलग है, स्टैंड अप इंडिया की अलग है।
तो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन पहले आपने अपनी वर्किंग करनी है, आपको पता होना जरूरी है भैया कि मैं काम जो करने जा रहा हूँ क्या होगा। मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आता है, कहते हैं भैया डेयरी फार्मिंग लगानी है, मतलब ठीक है जी, कितने की भैंसें आएंगी, शेर कितने का आएगा जी, हमें कुछ नहीं पता, ये तो आप बनाओ। अरे भैया मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, बिजनेस आपको करना है, ये नहीं पता कौन सी भैंसें आएंगी, क्या आएगी। नेल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मशीन कितनी कैपेसिटी की आएगी ये नहीं पता मेरे को, 340 किलो निकालेगा एक घंटे में, 200 निकालेगा, 500 निकालेगा। भैया अगर कैपेसिटी बताएगा नहीं तो सेल कैसे निकलेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हर एक पेज एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जरूर निकालें। इसीलिए अब सेल्फ कंट्रीब्यूशन जब बात आती है, यहाँ मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट तो पता चल गया मेरे को कि 5 मेरा यहाँ लगेगा, 15 मेरा यहाँ लगेगा, 5 की मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब बात आएगी कि 25 लाख में से मैं अपना कितना लगाऊंगा, 5% लगाऊंगा, ये 10% लगाऊंगा, ये 20%। मैं मान के चलता हूँ कि एक आदमी है जो कहता है 5 लाख लगाऊंगा। अब इस 5 लाख में से जो लगाएगा उसका 20 लाख का लोन बनेगा, 20 लाख का लोन बैंक उसको डिसबर्स करेगा, सैंक्शन करेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 की बनेगी, 5 लाख अपना दिखाएगा। अब ये बनेगा कैसे, जो 20 लाख होगा, 20 लाख में से बैंक वाला क्या बोलेगा कि भैया आपने 5 और 15, 20 तो आपने करा है। ये मैं स्क्रीन के साइड से भी थोड़ा सा हटे आता हूँ, कई लोग कहते हैं आप स्क्रीन के आगे आ जाते हो तो दिखता नहीं है, आप आराम से एक बार देख लीजिए सारी फिगर और फैक्ट्स, ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूँ उसको। चलिए आपको बताता हूँ मैं, 20 लाख का आपका खर्चा ये वाला है, 5 और 15, 5 ये है, टोटल 25 हो गया ये 25। अब आपने लगाना है 5 लाख रुपए अपने पास से, जो भी आपका बैठता है 5 लाख हो गया, 25 का 5 लाख हो गया आपका अपना कंट्रीब्यूशन। अब 20 लाख में से माइनस होगा आपका कंट्रीब्यूशन, 5 में से आपका कंट्रीब्यूशन माइनस होगा। मैं मान के चलता हूँ 2.5 लाख यहाँ माइनस हो गया और 2.5 लाख यहाँ माइनस हो गया। यहाँ पे 20 में से 2.5 गए जो बचा, और 5 में से जो 2.5 गए जो बचा, वो आपको बैंक लोन देगा। यानी कि 20 में से अगर 2.5 करूँगा तो 17.5 लाख का टर्म लोन आपका बनेगा, 17.5 लाख की ईएमआई बनेगी। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, बैंक वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक वाले कहते हैं यार 20 लाख दिखा रहे हो आप, ईएमआई 17.5 लाख की क्यों है। तो उनको बताना पड़ता है कि भैया 20 लाख तो टोटल कॉस्ट है मेरी मशीनरी की और शेड की, लेकिन 2.5 लाख रुपए मैं अपना जो लगा रहा हूँ मैं पहले पे कर रहा हूँ, बचा हुआ आपसे ले रहा हूँ, दोनों प्रपोर्शनेट। बैंक वाला आपसे पहले लेता है। जब 20 लाख पेमेंट की बात आएगी ना तो बैंक बोलेगा भैया कोटेशन के हिसाब से 2.5 लाख पे कर तू, बाकी पैसा मैं पे करूँगा। जब मैं ईएमआई चार्ट बनाता हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर बात तो हम 20 की कर रहे हैं, आपका जो ईएमआई चार्ट है ना वो 17.5 लाख का कैसे है। तो मैं समझाता हूँ हर बार उनको कि भैया लोन जो सैंक्शन होगा पूरे का होता है, लेकिन डिसबर्समेंट के टाइम पे ईएमआई उसी पोर्शन की बनती है जो आपका कंट्रीब्यूशन हटा के होता है, वरना आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा कहाँ। लोग सोचते हैं 25 लाख तो है ही, 5 लाख जब जरूरत पड़ेगी मैं लगा दूंगा ना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो टोटल कॉस्ट है आपका भी पैसा लगा होता है, यानी कि 5 लाख इसमें इंक्लूड है। वो कैसे पे करना है बैंक वाला आपको बताता है। जो भी परसेंटेज होगी, मान लीजिए यहाँ 10% होता या 20% होता, 20% के हिसाब से 20% इसमें माइनस होता, 20% इसमें माइनस होता। बैंक वाला बोलता है पहले आप अपनी पेमेंट करो 20% जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद ही हम आपको लोन देंगे, ईएमआई बनाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट कॉस्ट और सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो लोग मेरे से ही प्रोजेक्ट पर बनाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह की वर्किंग जरूर कर लीजिए। बड़ी परेशानी आती है मुझे समझाते हुए कि भैया अपना लोन कितना है क्या है। लोग कहते हैं 10 लाख के प्रोजेक्ट पर बना दीजिए, जब मैं बनाता हूँ तो कहते हैं सर 10 लाख का तो मैं लोन लेना है, बैंक वाला कह रहा है आपकी वो कहाँ है कंट्रीब्यूशन, आप वो भी तो ऐड करिए, दोबारा से बनानी पड़ती है। अब मैं ध्यान रखता हूँ चीज़ का, एक एक पॉइंट का। तो ये एक चेंजेस आया है 2022 के अंदर लोन के अंदर, जो लोगों को दिक्कत होती थी थोड़ा सा मैंने बता दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज लीज पीरियड। दोस्तों चाहे आप स्टैंड अप इंडिया ले रहे हैं, पीएमजीपी ले रहे हैं, या आप ले रहे हैं मुद्रा लोन, आप कहते हो बैंक में कि मुझे 5 साल का लोन चाहिए, 5 ईयर। अगर आप 5 साल का लोन ले रहे हैं या 3 साल का ले रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ एवरेज है, या 7 साल का ले रहे हैं, आपको अगर रेंट की जगह है, अपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेंट की जगह है तो आपको लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा मिनिमम लोन पीरियड का। ना तो रेंट एग्रीमेंट चलेगा, ना ही नोटरी चलेगी, और सिंपल भी नहीं चलेगा कि भैया मैं 2 साल का करा लेता हूँ क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जा रही है, पता नहीं बिजनेस क्या चलेगा नहीं चलेगा, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। इन सबसे बैंक वाले को कोई मतलब नहीं है।
अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, 5 साल का मेरा लोन है और आप 5 साल का लीज एग्रीमेंट रजिस्ट्री के साथ नहीं कराते, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जो पे करने वो नहीं कराते हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको लोन नहीं देता। पर्पस सेम है, बैंक वाला चाहता है कि भैया एक ही जगह पे टिके रहे, ऐसा ना हो 2 साल का लेकर आएगा लोन, 5 साल का ले रहा है, 2 साल बाद खत्म हो गया टेन्योर, मकान वाले बोलेगा भाई बाहर निकल चल, अब काम चल गया मैं करूँगा, तो मेरे लोन का क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा उनकी कंडीशन रहती है कि जितने टाइम का लोन पीरियड है आपका, उतने ही पीरियड का आपका रेंट एग्रीमेंट, जिसे मैं बोलूँगा लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट नहीं लीज एग्रीमेंट, उतने साल का ही कराएं। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार लोन मिला है नहीं है, लीज एग्रीमेंट करा लूँगा, सिक्योरिटी भी दे दूंगा, रेंट भी दे दूंगा, पता नहीं लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये मुझे करना कब है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये स्टेप मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना कब है। जब आप लोन को अप्लाई कर देते हो, बैंक के पास कागज़ पहुंच जाते हैं, लाइजनिंग होती है, एक सैंक्शन लेटर मिल जाता है, प्राइमरी बोलते हैं उसको हम लोग कि प्राइमरी सैंक्शन लेटर आता है, यानी कि एक लेटर नहीं आएगा लेकिन बैंक वाला ओके कर देगा कि भैया आपके हमने एप्लीकेशन ले ली है, फिजिबल है, आप अपने कागज़ जमा कराओ, जीएसटी सर्टिफिकेट जमा कराना है, तब जाके आपको ही करना पड़ेगा। इसके बिना बैंक वाला आपको सैंक्शन लेटर नहीं देगा। कुछ केस में दे भी देगा प्री अप्रूवल भी सब्जेक्ट टू कंडीशन कि भैया मैं सैंक्शन कर रहा हूँ लेकिन डिसबर्स तभी करूँगा जब आपका लीज एग्रीमेंट बन जाएगा लोन टेन्योर के बराबर। तो आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं, अगर वो कंडीशन लगाता है कि भैया बिना लीज एग्रीमेंट के मैं सैंक्शन लेटर नहीं दूंगा, तो आप उससे बात कर लीजिए कि भैया कंडीशन डाल दीजिए मेरे सैंक्शन लेटर में कि जब तक मैं ये नहीं दूंगा आप मेरे को डिसबर्स मत कीजिएगा। वैसे भी बैंक वाला करेगा नहीं, पर फिर भी अगर आप पहले कर लेते हैं दोस्तों, पहले करने से क्या होता है, अगर आपको लगता है कि यार बिजनेस तो करना ही है, लोन भी होना ही होना है मेरा, थोड़ा लाइजनिंग से पता चल जाता है, जैसे हम लोगों को भी आइडिया लग जाता है कि हाँ भैया हो ही जाएगा, कागजों की देर है बस, तो आपको ही पहले करा लेना ज़्यादा ठीक है। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो दिक्कत आती है। आखिरी पॉइंट पार्ट 1 वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसके बाद जब मैं अपलोड करूँगा उसको। अंडरटेकिंग नया पॉइंट आया दोस्तों, अंडरटेकिंग देनी आपने जरूरी है। पीएमजीपी लोन ले रहे हैं, मुद्रा ले रहे हैं या फिर स्टैंड अप इंडिया, इसके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो 2% का बेनिफिट मिलता है एमएसएमई में वो मिलता है, 35% तक सब्सिडी एमएसएमई मिलती है। स्टैंड अप इंडिया में भी काफ़ी सारे डिस्काउंट या मैं कहूँगा स्कीम जो है उनके बेनिफिट दिए जाते हैं जो भी लोन अप्लाई करता है। लेकिन हम लोग अंडरटेकिंग नहीं लगाते हैं। एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि एप्लीकेंट जिसने लोन अप्लाई करा है वो कोई भी इसके फैमिली मेम्बर हैं, किसी ने भी गवर्नमेंट सब्सिडी अवेल नहीं करी है उस बिजनेस के लिए जो वो चला रहे हैं। अभी एफिडेविट देना कैसे है, स्टैम्प पेपर पे निकलेगा नोटरी के साथ। पर्पज़ यही है कि मैंने एक फ्लोर मिल खोल ली, 35% डिस्काउंट ले लिया, जान पहचान थी मेरी केवाईसी में, मैंने अपने भाई को भी बोल दिया, उसने भी केवाईसी में जाके जान पहचान निकाली या जान पहचान थी, 35% की सब्सिडी उसने भी ले ली। तो चाहता है कि फैमिली वाइज रहे, एक फैमिली के अंदर एक व्यक्ति को सब्सिडी मिले, उसका बिजनेस बढ़े और एक फैमिली और बने। हाँ, मेरा भाई अगर अलग रहता है, उसकी फैमिली अलग है, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरटेकिंग तब भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। पर्पस अंडरटेकिंग का जो 2022 में आया है यही है कि भैया सब्सिडी कहीं कोई गलत क्लेम तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इसलिए इस अंडरटेकिंग को देना भी जरूरी है। ये कब देना है, ये भी जब आपका सैंक्शन हो चुका होगा तब देना है। डिसबर्समेंट तभी होगा जब आप अंडरटेकिंग दे देंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, ये इस अंडरटेकिंग को आप पहले ही बनवा के रख लीजिए। अगर आप इसका फॉर्मेट चाहते हैं, ईमेल आई ड्रॉप कर दीजिएगा, या ईमेल आईडी नीचे आ रखी है मेरी और फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, किसकी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दीजिए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। जो नई गाइडलाइंस आई हैं लोन के लिए, पीएमजीपी, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा के लिए, आप इन पॉइंट का ध्यान रखोगे। और पार्ट 2 जिसमें मैंने बाकी गाइडलाइन भी डाली है उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनवानी हो, नंबर ईमेल आईडी नीचे ही है। मैं गाइडलाइन के हिसाब से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ। छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो ध्यान रखना होता है कि भैया कितने एम्प्लॉइज़ होंगे, क्या टर्म लोन है, ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं पूरे 1-to-1 डिस्कशन करता हूँ मैं लोगों से। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोन के लेने मामले में लोग अभी अनजान हैं, उनको नई गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि भैया मेरा लोन रिजेक्ट ना हो जाए नई गाइडलाइन के हिसाब से। जल्द मिलूंगा पार्ट 2 के साथ, तब तक नमस्कार।